परमिटेड मेथड, किसी कॉल आने के कारण डिस्कनेक्ट हो गया, वापस देखते एक बार। परमिटेड मेथड, वाटर के अंदर क्या करता है, वाटर को सोडियम परमिटेड के द्वारा पास आउट करवाया जाता है। और परमिटेड जो होता है सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिका का कंपाउंड होता है, Na2Al2SI2O8.2H2O। पता नहीं 2H2O क्यों निकल रहा है बार बार। यह जो होता है सोडियम परम्यूटेट जो होता है क्या करता है, जल में उपस्थित सोडियम को कैल्शियम और मैग्नीशियम में एक्सचेंज कर देता है, बदल देता है, जिससे क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का पीपीडी बन जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं, वाटर को जीरो हार्डनेस तक ला सकते हैं, लेकिन ये जो अगर जीरो हार्डनेस आ गई तो पाइप को क्या कर देता है, कोरोसिव कर देता है। जिन पाइप में ये फ्लो करेगा पानी उनको क्या कर देगा, कोरोसिव कर देगा। इससे क्या होगा, इसकी हार्डनेस को, इसमें थोड़ी हार्डनेस लाने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार हार्डनेस लाने के लिए, डिजायर्ड हार्डनेस लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा रो वाटर मिलाया जाता है, यानी हार्ड वाटर मिलाया जाता है। ठीक है, अब आता है पहला मेथड पढ़ा था हमने रिमूवल ऑफ हार्डनेस का। ठीक है, जिसमें हमने 4 मेथड पढ़े थे। पहला बॉइलिंग था, दूसरा हमने क्लार्क मेथड पढ़ा, फिर सोडा ऐश पढ़ा, फिर हमने परम्यूटेट पढ़ा। उसके बाद अब दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर, यानी कि पीने के योग्य पानी में फ्लोराइड कितनी मात्रा में होना चाहिए। पीने योग्य पानी में 0.5 से 0.8 ppm, इस रेंज के अंदर अंदर क्या होता है, फ्लोराइड होना ही चाहिए। लेकिन फ्लोराइड की अगर कमी होगी, इससे कम होगा तो क्या होगी, डेंटल प्रॉब्लम होगी। इससे कम फ्लोराइड वाला जल में क्या करते हैं, फ्लोरोसिन मिक्स करके क्या करते हैं, उस पानी को यूज करना चाहिए। अब आता है डीफ्लोरिडेशन ऑफ वाटर। फ्लोराइड की 0.5 से 0.8, ये तो था फ्लोरिडेशन किया। एक बात बताओ, पहले नॉर्मल मात्रा पर बताओ, 0.5 से 0.8। ठीक है, फ्लोरिडेशन किया यानी कि फ्लोराइड ऊपर से मिक्स कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या है, कमी है हमारे पास, तो इसमें क्या किया, फ्लोरोसिन मिक्स किया हमने। डी फ्लोराइड कर रहे हैं, यानी कि जो फ्लोरीन इसमें है, इसमें से फ्लोराइड को निकाल रहे हैं हम, तो वो डी फ्लोराइड हो गया। यानी कि फ्लोराइड की अगर 0.5 से 0.8 से भी ज़्यादा मात्रा है तो हेल्थ के लिए हार्मफुल होगी, और इस मात्रा को रिमूव करना यानी कि कम करना क्या कहलाता है, डी फ्लोराइड कहलाता है, डी फ्लोरिडेशन कहलाता है। देखते हैं आगे लिखा हुआ होगा। अधिक फ्लोराइड से क्या होगा, डेंटल प्रॉब्लम होगी, और स्केलेटन जो होती है फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है, जल को डीफ्लोरिडेटेड किया जाता है, किसके द्वारा, फॉस्फेट के द्वारा। यह क्या करता है, फ्लोराइड के लेवल को कम कर देता है, तो इसमें क्या कर देते हैं, फॉस्फेट मिला दिया जाता है। अब आता है हार्ड वाटर जो होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करता है। हार्ट और किडनी के पेशेंट को मॉडरेटली हार्ट वाटर देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए मॉडरेटली हार्ट वाटर जो होना चाहिए किडनी के और हार्ट के पेशेंट को दिया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर अगर कम है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो रिस्क होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनका खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एग्जामिनेशन और एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। एनालिसिस कैसे करना है पानी का, एग्जामिनेशन कैसे करना है, और वाटर की क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है, और उसके स्टैंडर्ड्स क्या दिए गए हैं। यानी कि कुल मिला के एक शब्द में जल की परीक्षा करनी है अब हमें। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार जो गंग जल और समुद्र जल था उसकी परीक्षा कैसे करते हैं, कि आचार्यों ने बताया है कि पके हुए चावल का एक पिंड बनाकर, यानी चावल पक गए उसका एक पिंड बना लिया, उसको क्या करते थे, चांदी के पात्र में रख देते हैं, खुले स्थान पर रख देते हैं जहाँ पे बारिश हो रही हो। ठीक है, एक मुहूर्त के बाद अगर पिंड वैसा का वैसा अपने आकार में रहे तो ये गंग जल है, और अगर उस पिंड का रंग परिवर्तित हो जाए या फिर वो चिपचिपा हो जाए पिंड, तो या फिर क्लेद युक्त हो जाए तो ये समुद्र जल है, क्योंकि ये लवणीय जल होता है। ये हमने अश्विन मास में जो जल बरसता है वो गंग जल होता है, सब पढ़ा था ना हमने, मैंने पढ़ाया है ना, वही है ये। अब गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एक गाइडलाइन आई थी ड्रिंकिंग वाटर के लिए कि क्वालिटी रिकमेंडेड की थी WHO ने, कि एक ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। कब, 1995 से 1996 के बीच में, सॉरी 93 है, 95 नहीं, गलत ये दिख नहीं रहा है, 1993 एंड 1996 में WHO ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक गाइडलाइन दी थी कि वाटर वो होना चाहिए जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी हो,
उस एस्पेक्ट पर वो खरा उतरे, उसे एक्सेप्ट किया जा सके, वो केमिकल एस्पेक्ट पर जांच हो जिसकी, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर जांच हो और रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर उसकी जांच होनी चाहिए। इन चारों से जब प्रोसेस से वो पास आउट हो जाता है तब वो पानी क्या होता है, पीने योग्य होता है। अब एक एक करके हम इनकी परीक्षा देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट पर वाटर की परीक्षा या एनालिसिस कैसे होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल पैरामीटर, पानी का फिजिकल पैरामीटर। पानी जो होता है वो टर्बिडिटी से फ्री होना चाहिए। पानी जो होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए पानी में। हमने पढ़ा भी है कि जो अव्यक्त रस वाला होता है वही पानी क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। और जो स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी होता है, उसका कभी किसी का कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ ही नहीं होता। लेकिन जिसमें अगर कलर आ गया, टेस्ट आ गया, तो वो क्या है, पीने योग्य पानी नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर से रहित होना चाहिए, मेटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से रहित होना चाहिए पानी। फ्री होना चाहिए अननेचुरल टेस्ट से और ऑर्डर से। ठीक है। अब आता है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उस पानी में इनऑर्गेनिक घटक जो हैं कौन कौन से होने चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में होने चाहिए। अगर वो उस मात्रा से ज़्यादा हुए तो हमें क्या दिक्कत होगी। तो यहाँ पर तो पढ़ रहे हैं हम ये घटक द्रव्य कौन कौन से हैं, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितनी है, और अगर ये इस हाई अमाउंट से ज़्यादा हुए तो इनमें क्या दिक्कत कर देंगे, ये वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोराइड। इसमें से 2, 3 की मात्रा या 4 की मात्रा याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, 3, 4 ही बहुत है। देखिए मैंने लिखे हैं, जो मन में आए वो याद कर लेना आप अपने हिसाब से। क्लोराइड की मात्रा जो होती है 200 से 600 mg पर लीटर, ये होती है रेंज। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा हुई, प्रॉब्लम ड्यू टू हाई डोज, हाई अमाउंट, इससे ज़्यादा मात्रा हुई तो क्या होगा, टेस्ट, उसका जो टेस्ट जो होगा वो बैड होगा और वो कोरोसिव होगा, यानी कि संक्षारीय होगा। हार्डनेस जो होनी चाहिए पानी की 1 से 3 होनी चाहिए। मॉडरेटली हार्ड वाटर पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि मॉडरेटली हार्ड वाटर जो होनी चाहिए उसकी 1 से 3 mg इक्वल पर लीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे लो हुआ, नहीं इससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो लो कोरेसिव होगा। ठीक है, संक्षारीय होगा और हाई स्केल पर क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, यानी कि वो कलेक्ट होगा, डिपोजिशन होगा उसका बॉडी के अंदर। अमोनिया 1.5 mg पर लीटर की मात्रा में होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो उसके ऑर्डर और टेस्ट बदल जाएगा पानी का। पीएच 6.5 से 8.5 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पीएच हुई तो वो लो कोरेसिव होगा। मतलब क्षारीय लक्षण तो आ ही रहे हैं लेकिन कम मात्रा में आया, लेकिन लो कोरेसिव तो है, कोरेसिव तो है। हाई इन्फेक्टिव डिसइंफेक्शन होगा, यानी कि उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगी। डिसइंफेक्शन उस पानी का ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें क्लोरीन, जो क्लोरीनेशन के द्वारा ही तो हमने डिसइंफेक्शन किया था, तो क्लोरीन की मात्रा क्या होगी, इस पानी में ज़्यादा होगी। सोडियम 200 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसका टेस्ट बदल जाएगा। टोटल डिजोल्व सॉलिड जो होना चाहिए 1000 mg पर लीटर से तक होने चाहिए। इतना ही डिजोल्व सॉलिड जो होने चाहिए, जो यूजफुल जो उसमें होते हैं पानी में घटक होने चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उस पानी का टेस्ट बदल जाता है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है, अभी इसके लिए कोई लिमिट की गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन अगर इससे मात्रा में कम हुई, ऑक्सीजन अगर इस पानी में कम हुई तो उसका क्या करेगा, जिसके कारण क्या होगा, लो अमाउंट में हुई तो उसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके ऑर्डर में प्रॉब्लम आएगी, यानी उसकी ऑर्डर जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ये है, 3, 4 याद कर लेना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको। अभी तक यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। हार्डनेस ऑफ वाटर से क्वेश्चन आता है। दूसरा पढ़ते हैं, पहला था एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा था माइक्रोबायोलॉजिकली एस्पेक्ट। इसके ऊपर देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली एस्पेक्ट है, यानी कि उस पानी में देखना है कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रोटोजोआ तो नहीं है, तो वो टेस्ट हो रहे हैं। तो उस टेस्ट के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी कि किसी भी 100 ml के वाटर का सैंपल लेके अगर उसमें हम बैक्टीरिया डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं, ये कहना चाहता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया कभी भी इस पानी में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम कम सैंपल में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे,
तो क्या लिखा हुआ है ये, हाँ, कोलीफॉर्म्स ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर इकोलाई आता है, क्लेप्सिला आता है और फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई आती है और क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिगनेंट्स आते हैं। इनको हम 100 ml के वाटर के सैंपल में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम एक दो याद करना, इकोलाई और क्लेप्सिला, इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे 100 ml के पानी के सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कभी भी हम इनको पानी में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये कहना चाहता है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा मात्रा में अमाउंट ज़्यादा लो या तो वाटर का, या फिर इसका अलग से मेथड दूसरे मेथड के द्वारा इनको हमें डिटेक्ट करना है। फिर आता है वायरोलॉजिकल, यानी कि वायरस के द्वारा इस पानी को अगर फ्री करना है तो क्या करना चाहिए, पोर्टेबल वाटर, यानी जो पीने योग्य पानी है वो वायरस फ्री होना, पैथोजन से फ्री होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, 0.5 mg पर लीटर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को ऐड करना है, किसके अंदर, पानी के अंदर, कितने टाइम तक, 30 मिनट तक, कितनी pH पर, 8 pH पर। इससे क्या होगा, ये क्लोरीन क्या करेगी, वायरस को इनएक्टिव कर देती है, किसके लिए, वायरस से फ्री कर देती है और पानी को क्या कर देगी, पीने योग्य बना देगी। तो ये था वायरोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसके बाद पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। वाटर जो होना चाहिए प्रोटोजोआ से फ्री होना चाहिए। प्रोटोजोआ लाइक जैसे फंजाई है, एल्गी है उसके अंदर, या किसी भी प्रकार का कोई हेलमिंथीज है, उन सबसे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ये था माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर आता है केमिकल एस्पेक्ट। केमिकल एस्पेक्ट के अंदर होता है कि पानी के अंदर इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, वो जो मात्रा में मैक्सिमम लिमिट जो होनी चाहिए फ्लोराइड की 1.5 mg पर लीटर तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा लिमिट, मैक्स लिमिट है ये एकदम, इससे ज़्यादा मात्रा में कभी भी फ्लोराइड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पीने योग्य पानी का फ्लोराइड की मात्रा जब हमने पढ़ी थी, कितनी थी, पीने योग्य पानी के अंदर फ्लोराइड 0.5 से 0.8 ppm थी, फ्लोराइड की मात्रा थी, ठीक है, पानी की हार्डनेस के लिए। लेकिन इसमें इतनी मैक्सिमम लिमिट इतनी दे रखी है कि इतना हो तो चल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइनाइड की मात्रा 0.07 mg पर लीटर होनी चाहिए। वहीं मरकरी की मात्रा जो होनी चाहिए पानी के अंदर 0.001 mg पर लीटर होनी चाहिए, 0.001, ठीक है। वहीं DDT की मात्रा 2 माइक्रोग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 2 माइक्रोग्राम मात्रा DDT की डालनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी मात्रा 2 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए। और डाइक्लोरोमेथेन जो होती है ये भी 2 माइक्रो पर लीटर होनी चाहिए। और भी दे रखी थी, लेकिन मैंने आपके इजी हो याद करने के लिए कि 2 2 2 इस हिसाब से मैंने ये 3 ही लिखी हैं, इतनी सफिशिएंट है, इतना याद कर लोगे तो। फिर आता है रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि रेडियोलॉजिकल यानी पानी जो होता है उसके अंदर अल्फा बीटा आदि जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो प्रेजेंट होने हैं। तो ग्रोस अल्फा एक्टिविटी जो होती है, यानी कि अल्फा रेडियो एक्टिव जो होना चाहिए, उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 0.1 BQ पर L, यानी कि BQ का मतलब होता है बिक्वेरेल पर लीटर। और बीटा की एक्टिविटीज़ कितनी होनी चाहिए, 1 बिक्वेरल पर लीटर होनी चाहिए। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में हुए, रेडियो एक्टिव अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हुए तो क्या होगा, स्टेरिलिटी होगी, व्यक्ति को कार्सिनोमा हो सकता है और कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती है। अगर अल्फा प्रेजेंट है, किसी भी प्रकार का अल्फा रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है तो वो इसी अमाउंट में होना चाहिए, और अगर बीटा प्रेजेंट है तो वो इसी अमाउंट में होना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में अगर प्रेजेंट होगा तो वो स्टेरिलिटी करेगा, कार्सिनोमा करेगा और कॉन्जेनाइटल बच्चे किसी भी प्रकार की एनोमलीज करेगा जब बच्चा जन्म लेता है तब। वाटर प्रॉब्लम इन इंडिया। बारिश कम होने के कारण, कहीं भी बारिश कम होती है उसके कारण क्या होता है, और रैपिड अर्बेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है। पानी ऑलरेडी कम हो रहा है लेकिन जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है, ठीक है, लोग बढ़ रहे हैं तो वाटर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं जैसे लाइक रिवर है, पॉन्ड्स हैं, लेक है, ये ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं। सब सॉइल वाटर भी क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो भी कम हो रहा है, जिसके कारण आवश्यकता बढ़ रही है लोगों के अंदर पानी की। तो उसके लिए वाटर का कंजर्वेशन करना आवश्यक है। तो ये वाटर प्रॉब्लम थी इंडिया में और ये उसका वाटर कंजर्वेशन सॉल्यूशन है। तो वाटर कंजर्वेशन जो करना है हमें, यानी कि जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन एंड बिल्डिंग अप
बिल्डिंग अप ऑफ द वाटर रिसोर्स, जो वाटर रिसोर्स हैं वो अगर हैं तो उनका प्रोटेक्शन करो, ठीक है, और उनको बनाओ, नए वाटर सोर्स बनाओ। दो मेथड के द्वारा वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है। जो वेस्ट वाटर है उसका क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, यानी पानी को वेस्ट होने से रोकना है, हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है, ठीक है। और दूसरा है पानी, रेन वाटर जो आता है, बारिश का जो पानी आता है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, यानी कि उसको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे गाँव के अंदर करते भी हैं, घरों की जो छत होती है उसको क्या करते हैं, बारिश से पहले साफ कर देते हैं, फिर एक दूर जाके, घरों से दूर जाके एक मतलब कि बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, उस पानी को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो अदर काम है जैसे और भी कपड़े धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए या फिर किसी भी काम के लिए वो ले लेते हैं। घरों की छत पर रेन वाटर को कलेक्ट करना और क्या करना, उसे अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड रिजर्वायर में ऐड कर दिया जाता है, जिसके लिए घरों के पास में एक पिट डग बनाया जाता है, ठीक है। उस पिट में क्या करते हैं, ये पिट बनाते हैं, पक्का पिट बना रहे हैं, किससे, स्टोन से बनाएंगे, ग्रेवल से बनाएंगे और सैंड, इन सब से भरा हुआ होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इसमें हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हमने स्लो सैंड मेथड में किया था। स्लो सैंड मेथड में हमने क्या किया था, यही किया था, एक हमने सैंड बेड बना दिया था, एक सेकेंड, हाँ, ये एक हमने सैंड बेड बना दिया था, इसके नीचे हमने ग्रेवल्स लगाए थे, यहाँ वो लेयर बन गई थी, वाइटल लेयर, यहाँ सुप्रीनेंट वाटर था अपना, ठीक है, यही किया था ना। तो ये यही, और ये हमने स्टोन वगैरह का बनाया ही था, साइड के अंदर से स्टोन वगैरह का बनाया ही था। तो ये यही मेथड बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पिट बनाएंगे वो बिग स्टोन का बनाएंगे, ठीक है, बाउंड्री बनाएंगे, ग्रेवल सपोर्ट देगी, और ये सैंड की क्या बनेंगे, लेयर बनाएंगे, और बॉटम टू टॉप यही क्रम चलता रहेगा, यानी कि बॉटम से यही ऐसा ही बनाएंगे हम। और पाइप जो होते हैं, पाइप से रूफ मतलब कि छत से कनेक्ट कर देंगे, किसके लिए, उस पिट के अंदर कनेक्ट कर देंगे, ताकि रूफ का जो पानी है वो डायरेक्ट इसमें आए, उस पिट में आए। अब सैंड, स्टोन और ग्रेवल्स, इनकी लेयर से पहले, सबसे पहले हमने लेयर बनाई, किसकी बनाई हमने, ये स्टोन, ये ग्रेवल्स आ गए, ठीक है, और ये यहाँ पे सैंड आ गई, और उसके बाद यहाँ पे वो बायोलॉजिकल लेयर बनी जाएगी, अपने आप बनती है, वो तो बनाते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि सैंड से, ग्रेवल से और स्टोन की लेयर से उस पानी को फिल्टर किया जाता है, और नीचे क्या होता है, एक ड्रेनेज पाइप होता है, जिससे क्या होता है, फिल्टर पानी को या तो ट्यूबवेल में डाल दो, या अपने पास अगर कोई वेल है तो उसमें भेज दिया जाता है। ये मेथड अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में किया जाता है, जहाँ पानी की कमी होती है। अब आता है वाटर की रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग जो होती है, बेनिफिशियल पर्पस होता है, किसके लिए, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल कर रहे हैं, जो गंदा पानी है उसको हम वापस से रिसाइकल कर रहे हैं, यानी उसका यूज कर रहे हैं, कैसे, उसको शुद्ध करके, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर को यूज किया जाता है, ठीक है, यानी वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं और इसका डिफरेंट लेवल पे क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वाटर, जो वेस्ट वाटर था उसको हम कलेक्ट किया, ठीक है, जैसे कोई कपड़ा धोने का पानी था या किसी भी तरह का कोई पानी था, उसे हमने कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसे प्राइमरी सेडिमेंटेशन के द्वारा ट्रीट किया इसको। तो सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर तैरने वाली अशुद्धियों को अलग किया है और ग्रेविटी के कारण नीचे बैठने वाली अशुद्धियों को अलग किया है, ठीक है। तो इस पानी का तो हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन के द्वारा तो कोई यूज करेंगे नहीं, लेकिन अब उसे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में भेज रहे हैं, जहाँ पर क्या होगा, उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और क्या होगा, वहाँ पे डिसइंफेक्शन होगा क्लोरीनेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस पानी का यूज़ हम क्या करेंगे, इरिगेशन के लिए, सिंचाई, कृषि वगैरह का कार्य के सिंचाई करने के लिए, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए, यानी कि ग्राउंड में, यानी कि जो मृदा है या ग्राउंड है, जो भूजल है उसका लेवल रिचार्ज करने के लिए, यानी उसमें पानी का लेवल फिर से बढ़ाने के लिए कर देंगे, या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो कूलिंग प्रोसेस होते हैं उनके लिए करेंगे। फिर आता है टर्सरी मेथड। टर्सरी ट्रीटमेंट जो होता है वहाँ पर होता है इसका केमिकल कोगुलेशन, यानी उसके अंदर एलम फ्लॉक वगैरह बोला था ना, देखा था ना अपन रैपिड सैंड मेथड में एलम डाली थी, तो एलम फ्लॉक के द्वारा फिर फिल्टर करेंगे इसको रैपिड सैंड फिल्टर के द्वारा, फिर इसका डिसइंफेक्शन करेंगे। इसका यूज कर सकते हैं हम, इस पानी का यूज हम कर सकते हैं व्हीकल की वॉशिंग के अंदर कर सकते हैं, इरिगेशन के अंदर कर सकते हैं, या टॉयलेट की फ्लशिंग में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था वाटर की रिसाइकलिंग और वाटर की हार्वेस्टिंग और वाटर का कंजर्वेशन।
उसके बाद पढ़ते हैं इसके बेनिफिट। इससे पॉल्यूशन को कम किया जाता है, किससे? वाटर रिसाइकलिंग के द्वारा, या फिर मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, यानी कि पानी ले रहे हैं तो पानी मेंटेन कर रहे हैं हम, ह्यूमन की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। जिस एरिया में पानी कम है वहाँ पर ये क्या होती है? अच्छी टेक्निक है, ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन किया ही था कि पानी के मृदा के भूमि के पानी को रिचार्ज किया था हमने, यानी उसे पानी दिया था तो इससे ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये था आपका जल। इसके बाद पढ़ते हैं भूमि। वापस डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होना, क्लास का टाइम आउट हो गया है।